स्वागत है हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ रहे हैं और हिंदी यूट्यूब क्लासेस चैनल को देख रहे हैं। देखिएगा, कल हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक था हमारा संज्ञा। संज्ञा का व्याकरण की दृष्टि से ही महत्व नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। आज अब थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में लिखता चलेंगे, उसके बाद देखते चलेंगे। संज्ञा संज्ञा नहीं संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है, क्योंकि ये जो गे है ना, ये जैसे और इस तरह से बोलता है, तो इस तरह ना हो करके इस तरह होना चाहिए था, इस तरह होना। तो संज्ञा ना हो करके क्या होना चाहिए? संज्ञा। क्या होना चाहिए? संज्ञा। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो दृश्य हैं, चाहे वो अदृश्य हैं, चाहे वो वास्तविक हैं, चाहे वो अवास्तविक हैं, चाहे वो मूर्त हैं, चाहे वो अमूर्त हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? उन सारी वस्तुओं का कोई ना कोई निश्चित नाम है। और एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ सजीवों को हमने क्या मान लिया था? व्यक्ति मान लिया था, वस्तु माना था किसी को, और स्थान और भाव। 4 पार्टों में हमने इस पूरे संसार को बांट दिया था। इससे ज़्यादा संसार में कोई चीज़ नहीं है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सबको एक ही नाम से हमने जाना और वो नाम था संज्ञा। क्या था? संज्ञा। कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम जो है संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम थोड़ा सा डीपली लिए चलते हैं। अब आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वैसे तो इस पूरे दृष्टिकोण से देखी जाए तो अपन 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक तो नाम पद होता है और एक क्रियापद होता है। तो अपन नाम पद की तरफ चल रहे हैं साहब। संज्ञा किसकी तरफ चल रहे हैं? संज्ञा की तरफ। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इससे पहले अपन ने ये भी पढ़ा था कि मूल रूप से हम संज्ञाओं को 2 रूपों में बांट सकते हैं। यथार्थवाची संज्ञा और भाववाची संज्ञा। अब इनको अपन इस रूप में भी देख सकते हैं। ये दृश्य होते हैं, ये अदृश्यवाचक होते हैं या दृश्यवाचक होते हैं। इनका दूसरा नाम अपन ये भी लिख सकते हैं, ये मूर्त होते हैं और ये अमूर्त होते। तो प्रश्न आया था, अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाली संज्ञा कौन सी होती हैं? भाववाचक संज्ञा। मैं केवल पहचानने की दृष्टि से बड़े लॉजिक ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ताकि तुरंत ही हमारे पहचानने में आ जाए। मैं कम पढ़ाऊँगा लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें याद हो जाएं। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि हर चीज़ लिखने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो केवल मौखिक रूप से बताई जाती हैं। तो आज मौखिक रूप से देखने की बात है। उन सारी चीज़ों को आप देखिएगा। देखें सब, यहाँ इस मूर्त संख्याओं को हमने 4 पार्टों में बांटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी? व्यक्ति। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा,
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है। दोस्तों ध्यान रखना, 1 2 3 4 और 5वीं हो गई ये भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार 5 संज्ञाएं पहले मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान व्याकरण के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मैं बताना चाहूँगा, इनको मैं अभी अभी ख़त्म करने वाला हूँ। द्रव्यवाची संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये वर्तमान में जातिवाचक संज्ञा का भेद बना दिया गया है। पहले ये स्वतंत्र संज्ञाएं थीं, अब ये आश्रित संज्ञा हैं और जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट हैं। क्या हैं? हिंदी में तो वैसे इनका कोई आधार बनता नहीं है, इनसे कोई प्रश्न पूछने के तुक है नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हाँ, इंग्लिश में इनका आधार बनता है, क्योंकि इंग्लिश में आर्टिकल हैं, ए एन दी के हिसाब से इनका अलग अलग प्रयोग होता है, इसलिए इंग्लिश में इनका आधार है। लेकिन हिंदी में कोई आर्टिकल का रूप नहीं होता, इसलिए इनका पूछने की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इनका थोड़ा सा रूप बताना जायज़ है, वो देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, वैसे गर्मी बहुत है, 48-49 टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में भी आप अपने आप को यथास्थिति में बनाए रख रहे हैं, कंडीशन अपने आप की सुधार रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत आभार आपका। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये मैंने आपको कहा था ना, ये एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है हमेशा। किस में होती है? पुल्लिंग में होती है। अब जैसे अपन ऐसे कह दे सोना, पानी बता दो, जिसमें पानी। अब आप कहोगे पानी, जैसे अपन दूध कह दे, दूध, ये दूध तो द्रव हुआ। क्या हुआ? द्रव। और द्रव द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे आ गया? द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे आ गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, द्रव्य बराबर होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। और पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ देखो, यहाँ लकड़ी, यहाँ सोना ठोस है, ठीक है। अब यहाँ अगर ऑक्सीजन आ जाती, गैस आ जाती, तब भी वो किस में आती? द्रव्यवाचक में। समझ गए मेरी बात को? इसलिए यहाँ हमने इसको द्रव को भी क्या मान लिया? द्रव्य मान लिया। क्या मान लिया? द्रव्य मान लिया। समूहवाचक जो ग्रुप करते हैं, जैसे भीड़ है, दरबार है और सेना है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने कहा था कि जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। संसार की कोई भी चीज़ जो दृश्यमान है, जो दिख रही है, मैंने पहले ही कह दिया था कि उसका कोई ना कोई नाम तो है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अपन जानते भी हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो नहीं जानते, उनका कोई ना कोई नाम तो होगा ही, उनका कोई ना कोई नाम तो होगा ही। तो जो दिखते हैं वो पदार्थ कहलाते, संज्ञा नहीं कहलाते, वो कहलाते दोस्तों, नया नाम आप देख लेंगे, संज्ञी। क्या कहलाते हैं? संज्ञी। और जब उस पदार्थ को अपन नाम से संबोधित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा। क्या कहलाता है? संज्ञा। अब सेम संज्ञा और संज्ञा का अर्थ, जैसे अपन लिंग को जैसे बना देते ना, लिंगी,
ऐसे ही संज्ञा जो नाम पदार्थ को जब अपन नाम से संबोधित करते हैं ना, अलग अलग नामों से, तो वो संज्ञा बन जाता है। और लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। आइएगा अब अपन मूल टॉपिक पे अपने पे स्टार्ट करते हैं। मूल रूप से 3 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इससे पहले जब हमने ये मूर्त और अमूर्त पढ़ रहे थे तो ये तो कैसी थी? दृश्य थी, और ये कैसी थी? अदृश्य थी। तो इसका एक पहचानने का आधार तो ये बन गया कि संसार में जितनी भी वस्तु हैं जिन्हें हम हृदयंगम कर सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो संज्ञाएं या तो व्यक्तिवाचक होंगी या जातिवाचक होंगी। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो अमूर्त होती हैं, जो अदृश्य होती हैं, जिन्हें हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई साहबों? जिन्हें हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि उसको हम किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं। देखिए साहब, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब परिभाषा अपन बना लेते हैं। मैंने तो आपसे यही कहा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इनके नाम को तो क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इसमें से 3 चीज़ देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम को, आदि के निश्चित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिवर्तनशील है। जैसे कोई राम है तो उसको हमने श्याम में भी बदल सकते हैं, लेकिन पहाड़ को अपन नदी में नहीं बदल सकते। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो निश्चित नाम है, आदि का जो निश्चित नाम है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहचान लो ना इसको आप। देखें, किसी विद्वान ने कहा है, मैं आपको बताऊं, चुप संसार में एक हो, जिसका अपना एक रूप हो, एक ही आधार हो, संसार में एक हो, अलग अलग नहीं हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी एक मेन अवधारणा और है, किसी गुणों के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता। गुणों के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता। मैं मान लो, हमने बता दूं, मैं इसको कोई हरिश्चंद्र के सामने, अब मेरे सामने किसी हरिश्चंद्र की मूर्ति खड़ी कर दें और हमें उसे जानता नहीं हूँ, मैं उसे जानता नहीं हूँ, और हमारे सामने ना उसकी भाषा बताई जाए, ये सच्चा है, बहुत सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोलता है, तो कितना भी बता लो साहब, उसके गुणों को हम कितना भी बता लें, लेकिन
जब तक हमें हरिश्चंद्र के बारे में बताया नहीं जाएगा हम नहीं पहचान सकते। तो संसार में एक हो, गुण के आधार पर इसे पहचाना नहीं जा सकता और पहले से जानने पर ही जाना जा सकता है। अब मान लो हमने देखा हिमालय, हिम के हैं जो आले, बर्फ़ के आले तो बहुत हैं, बर्फ़ के आले। अब मान लो हमने हिमालय पर्वत देखा नहीं है और हम कहते देखो ये बर्फ़ का आल है, हिमालय, हम उसका नाम नहीं जानते, तो हम कितना भी कह लें हम उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन हमने उसको देखा है और तब जा कर के हमने उसको देखा जा रहे हैं तो हम तुरंत कह देंगे कि हाँ ये हिमालय है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले से जानने पर ही उसको पहचाना जा सकता है। अनेक होते हैं, क्या होते हैं? अनेक होते हैं और गुण के आधार पर इसको पहचाना नहीं जा सकता, गुण के आधार पर इसको पहचाना नहीं जा सकता। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात है। निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। अब देखो थोड़ा सा यही रहने दे, मैं एक बात बताऊं कि अपन पहचानते कैसे। मान लो सबसे पहले हमने मान लो रख दिया पुस्तक, ये वाक्य की ये मेज के ऊपर पुस्तक रखी और निम्न में से पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मैंने ये देखते हैं कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, पहचानने का तरीका, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें या तो व्यक्तिवाचक होती हैं और या जातिवाचक होती हैं। कैसी होती है? जातिवाचक होती है। अब पहले तो देखो ये दृश्य है या दृश्य है, दृश्य है तो भाववाचक खत्म हुआ, भाववाचक खत्म हुआ, या तो ये जातिवाचक है और या ये भाववाचक है। तो ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में पाई जाती है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में पाई जाती है। ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में पाई जाती है। तो अब देखो पुस्तक को हम बहुवचन बना सकते हैं क्या? देखो पुस्तक है तो ये कैसी हो गई? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में पाई जाती हैं और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में पाई जाती है, या एक वचन के वो रूप आते हैं जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। अब जैसे पुस्तक एक वचन है, पुस्तक इसका बहुवचन बना दिया, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव और सदैव एक वचन में पाई जाती है, एक वचन में पाई जाती है। ध्यान रखना इन बातों को, समझ रहे हो ना? ये सदैव किस में पाई जाती हैं? एक वचन में। जबकि जातिवाचक संज्ञा किस में पाई जाती है? बहुवचन में, या एक वचन का वो रूप पाया जाता है जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। और ये दोनों ही किस रूप में होती हैं? दृश्य रूप में होती हैं। सब परिभाषा देख लेते हैं बस। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति या समूह का
बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना, ये सदैव एक वचन में होते हैं, जबकि ये बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में। और या एक वचन का वह रूप जिसको बहुवचन में बदला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ी, तो पहले से ही जिनका आधार दिया गया हो, गुणों के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा को गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, जबकि इनको गुणों के आधार पर पहचाना नहीं जा सकते। ये एक होती है, ये अनेक होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था। ये परिवर्तनशील होती हैं, ये परिवर्तनशील नहीं होते। ये सार्थक अर्थ की होती है, बहुधा निरर्थक अर्थ की पाई जाती है। अब अपन थोड़ा सा भाव पर चलते, फिर इनके थोड़ा सा उदाहरण रूप में अपन नॉर्मल वे में ले चल रहे हैं टॉपिक को, तो ज़्यादा डीपली हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें तो नॉर्मल पद पर्चों के हिसाब से देखना है। देखिए, ये क्रियाएं हमेशा कैसी होंगी? अदृश्य होंगी। अदृश्य रूप से वे क्रिया जिनको आप महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल और केवल महसूस करते हैं उन भावों को, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये देखो, बुढ़ापा, बचपना, ये सब महसूस कर रहे हैं अपने में। क्या कर रहे हैं? जैसे मैं यूँ लिख दूँ, देखो, जवानी, कुर्बानी। ध्यान रखने, दो शब्द दे रहा हूँ मैं आपको, एक तो जवानी और एक कुर्बानी। याद रखना, ये अदृश्य होती हैं और एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य और एक वचन में होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य और सदैव एक वचन में होती हैं। जातिवाचक संज्ञा दृश्य बहुवचन में होती है, या वो रूप जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, जबकि ये अदृश्य और एक वचन में पाई जाती है। अब मैं यहाँ आपको बहुत बड़ा लॉजिक बताने वाला हूँ। देखो, इनकी मैंने बहुवचन बना दिया, जवानियाँ, कुर्बानियाँ, इनके बहुवचन बन गए। दोस्तों, ये शब्द हो गए जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ मैं एक आपको नोट लगा करके लिख देता हूँ, भाववाचक संज्ञा को यदि बहु, साफ लिख देता हूँ। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती है, लेकिन जब उनका रूप बहुवचन में बदल जाता है तो वो संज्ञाएं भाववाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञा का रूप बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अब देखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो बहुवचन है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हम उसे बहुवचन बना लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आता है
कि वर्तमान में हरिश्चंद्रों का जो है अब देखो हरिश्चंद्र एक व्यक्ति था, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन जब इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन प्रयोग किया गया तो वो क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। जैसे लिखूं आस पास के रावणों से बचो। रावण एक व्यक्ति था, लेकिन यहाँ रावण और दुष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की जाति हो गई आज, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन गई। एक ऐसे आ जाता है समाज में अनेक जयचंद। जयचंद एक व्यक्ति था, लेकिन जयचंद विश्वासघाती जाति का रूप हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वो संज्ञा भी जातिवाचक बन जाती है। अब देखो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बन जाती है। देखिए कैसे? पंडित जी देश के प्रधानमंत्री। अब ये पंडित जी हमारे जाते है क्या? नहीं बोलो पंडित जी जाते, लेकिन ये रूप किसके लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा बने का नहीं बने। जैसे जब नेताजी महान देशभक्त, तो नेताजी एक जाति है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा दी जाती। गांधी ने अहिंसा का पालन किया। उसका पालन किया अहिंसा का। गांधी सब जाति था, लेकिन महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक किया गया। ये कौन संज्ञा होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों संज्ञा का टॉपिक नाम खत्म हुआ और इससे अगले वाले टॉपिक का अपन सर्वनाम और विशेषण करके आएंगे। इनकी छोटी मोटी जो तारीखें मैं आपको बताई थी सिलेबस में नहीं थी, भी हमारे कोर्स से रिलेटेड थी, इसलिए जो भी चीज़ हमारे काम की थी पारिवारिक में मैंने आपको बताया।